हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। 4 चैप्टर अपने हो चुके हैं, बायोलॉजी के अंदर 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। बढ़िया चल रहा है, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया सिलेबस केमिस्ट्री का थोड़ा पीछे चल रहा है, फिजिक्स का पीछे चल रहा है। तो बात ये ऐसी है कि केमिस्ट्री का सिलेबस भी आपका ऑन टाइम रहेगा, फिजिक्स का भी ऑन टाइम रहेगा। फिजिक्स की क्लासेस क्यों नहीं हो रही? थोड़ी सी यार उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, इस वजह से क्लासेस नहीं ले पा रही, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ कि क्लासेस मैं लूँ। फिजिक्स मेरे से पढ़ने में कितने लोग इंटरेस्टेड है? मेरे से पढ़ने में कितने लोग फिजिक्स में इंटरेस्टेड है? फिजिक्स मेरे से पढ़ने में कितने लोग इंटरेस्टेड है? जो इंटरेस्टेड है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ हम इंटरेस्टेड है, हमें आपका पढ़ाया हुआ समझ में आता है, आपकी जो बातें हैं वो हमें समझ में आती हैं, तो हम फिजिक्स की शुरुआत कर सकते हैं। मैं कर सकता हूँ शुरुआत, ठीक है। कुछ पार्ट मैं पढ़ाऊंगा और कुछ पार्ट जो है वो मैम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे बताओ कि हम आपसे पढ़ने के लिए तैयार हैं, ताकि हम स्टार्ट करें फिजिक्स। आज कमेंट करना जल्दी, कमेंट सब करोगे, ठीक है। चैट में तो लिखोगे, कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करोगे, ताकि मुझे बाद में दिखे ना, चैट में ना पढ़ पाऊँ तो मैं कमेंट देख लो ना कि भैया कितने लोग हैं जो है वो इंटरेस्टेड है किसके लिए, मेरे से फिजिक्स पढ़ने के लिए, ठीक बात। अब बात करते हैं बायोलॉजी की। देखो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो वही मेरे डायलॉग्स हैं कि नोटबुक अपनी लेके बैठना सारे, और कॉपी के अंदर जो जिसमें लिखवाया गया है वो सारी चीज़ें लिखनी है। देखो चैप्टर जो है ना बहुत ही आसान चैप्टर है ये। इसमें से आपको 2 क्वेश्चन जो है मिल जाएंगे इस चैप्टर से, 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे इस चैप्टर से ना। 2 चैप्टर आप मानिए चलो, मतलब 8 नंबर का जुगाड़ है इस चैप्टर के अंदर, और बहुत आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। मतलब एकदम नॉर्मल चैप्टर है, कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली दिक्कत चीज़ नहीं है इसमें। बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, आराम से पढ़ेंगे, लेकिन इसको समझ के पढ़ेंगे। देखो चैप्टर आसान है इसका मतलब ये नहीं कि इसका मतलब सीरियस ना लिया जाए, तो पढ़ना तो है ही अपन को। आसान चैप्टर है, पढ़ेंगे, साथ साथ में आपको नोट्स बनाने हैं तो वो आपको बनाने हैं ही, उसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति की बात करेंगे, ठीक है। खाद्य उत्पादन मतलब फूड प्रोडक्शन में, ठीक है, वृद्धि, फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए अपन क्या क्या कार्यनीति अपना सकते हैं, क्या क्या अपन स्ट्रेटजीज जो है वो अपना सकते हैं फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। चैप्टर का नाम ही यही है, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। मतलब अपन अलग अलग तरीके देखेंगे जिनसे अपन खाने का जो प्रोडक्शन है, फूड का जो उत्पादन है, खाने का जो उत्पादन है उसको बढ़ा सकते हैं। चैप्टर का इंग्लिश में नाम है स्टडीजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ठीक, ये चैप्टर का नाम है। अब बात करते हैं अपन फूड की जरूरत अपन को क्यों है भाई, फूड की जरूरत है अपन को क्यों? देखो फूड की जरूरत तो सबको है, वो अपन को खाने के लिए जो फूड चाहिए, हर मतलब फूड के बिना तो क्या ही है। अपन काम कहाँ पढ़ रहे हो, मैं आपको पढ़ा किस लिए काम कर रहे हैं? अपन खाने के लिए ही काम कर रहे हैं। अल्टीमेटली एम क्या है? वही एम है भाई कि टाइम पर खाना मिल जाए, ठीक है, और सही से जो मतलब अपनी इच्छा अनुसार खाना मिल जाए, ठीक है। उसी के लिए सारे पढ़ रहे हैं, पेट के लिए सारे पढ़ रहे हैं ना, सुना आपने, पेट के लिए सारा काम कर रहे हैं। तो वो पेट के लिए क्या कर रहे हैं? खाने के लिए ही कर रहे हैं ना। हाँ चलो, तो अब इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का ये है कि जनसंख्या बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, सब आपको पता है, सबको पता है जनसंख्या बढ़ रही है। और आजकल तो न्यूज चैनल्स में, ये न्यूज में भी काफी रहता है कि इतनी जनसंख्या हो गई, भारत की इतनी जनसंख्या हो गई, जनसंख्या बढ़ रही है, इस वजह से सारा काम नहीं हो पा रहा। तो जनसंख्या बढ़ रही है, बात सिंपल से, जनसंख्या बढ़ रही है ना, जनसंख्या बढ़ेगी तो भाई खाने की डिमांड बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। अब भाई जनसंख्या बढ़ेगी तो खाने की डिमांड बढ़ेगी। मान लो कोई घर है उसमें 5 लोग रहते हैं, 5 मेंबर हैं उस घर में, ठीक है, 5 मेंबर हैं। अब 5 लोग जो है वो मान लो खाते हैं 15 रोटी, ठीक है। वो 5 लोग मिलकर कितनी रोटी खाते हैं? 15 रोटी खाते हैं। अब वही मान लो 5 से कितने हो जाए, 7-8 लोग हो जाए, 8 लोग हो जाए, ठीक है। 5 लोग थे पहले, अब उनके बच्चे हो गए, और वो कितने हो गए? 8 लोग हो गए घर में। अब 8 लोगों को क्या है, 15 रोटी से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा जी। खाने की क्या बढ़ेगी? डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि अब क्या है, पहले 5 थे तब 15 रोटी में काम चल जाता था, अब 15 में नहीं चलेगा, क्योंकि अब 8 हो चुके हैं, अब 15 रोटी में काम नहीं चलेगा। तो क्या करें? तो ये खाना बढ़ाओ, और क्या करो, खाना बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो सबका पेट भर पाएगा ना। अपन देखो घर में 15 रोटी बनेगी तो कोई भी पेट भर के खाना नहीं खा पाएगा, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? ज्यादा रोटियां बनानी पड़ेंगी, फूड प्रोडक्शन है वो बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाकर सबकी जो है भूख शांत होगी। तो जनसंख्या बढ़ रही है तो क्या फूड की डिमांड भी बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ेगी तो फूड की डिमांड भी बढ़ेगी। अब आपको पता है कि अपने पास में जो लैंड एरिया है वो तो लिमिटेड है भाई, लैंड एरिया तो अपने पास में लिमिटेड है, मतलब अपने पास में जो कृषि का जो क्षेत्र है वो तो क्या है, एक सीमित है।
जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है वैसे क्षेत्र तो बढ़ नहीं रहा, कहीं ना कहीं कम ही हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है नई नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, ठीक है, नए नए जो बिल्डिंग्स बन रही हैं, नई नई जो हॉस्पिटल बन रहे हैं, हॉस्पिटल भी कहाँ बनते हैं, खेतों के अंदर बनते हैं आजकल, ठीक है, खेतों के अंदर जो कॉलेजेस बन रही हैं, स्कूल्स बन रहे हैं, कहाँ पर बन रहे हैं, खेतों में ही बन रही हैं, ठीक है, तो वो लैंड एरिया कौन सा कम हो रहा है, जो एग्रीकल्चरल जो लैंड है वही कम हो रही है, वही कम हो रही है ये, ठीक है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है, हाउसिंग सोसाइटी बन रही है, कहाँ कहाँ बन रही है, खेतों के अंदर, ठीक है, जो पहले खेत थे वही अब किस में कन्वर्ट हो गए, हाउसिंग सोसाइटीज में कन्वर्ट हो गए। तो खेतों की जो लैंड एरिया है ना वो तो और सीमित होता जा रहा है, वो तो और कम होता जा रहा है, और जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है, मतलब अपने पास में जो कृषि करने का जो जगह है, अपने पास में जो खेत हैं वो तो बहुत कम रह गए और जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अब उसकी जो फूड है उसकी डिमांड को पूरा कैसे किया जाए भाई, जनसंख्या अपने पास में वो तो एरिया तो लिमिटेड है। अब एक मान लो अपने पास में खेत है भाई, 10 बीघा खेत है ना, 10 बीघा खेत है ना, उसके अंदर मान लो कितना कि उसमें मान लो फसल होती है 15 क्विंटल फसल होती है, ठीक है, 15 क्विंटल फसल होती है। अब 15 क्विंटल फसल, उसमें तो 15 क्विंटल ही होने वाली है, 15 क्विंटल ही होने वाली है। अगर अपन जो अपने नॉर्मल तरीके से अगर बोते रहेंगे उस फसल को तो 15 क्विंटल ही रहेगी। अब 15 क्विंटल में जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है भाई, उसमें काम थोड़ा ना चलेगा। तो जनसंख्या के हिसाब से अपन को क्या करना पड़ेगा, उस फूड प्रोडक्शन को भी बढ़ाना पड़ेगा, उसको 15 क्विंटल से अपन को 20 क्विंटल करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे, इसको कैसे बढ़ा सकते हैं अपन, फूड प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इसके लिए अपन को अलग अलग टेक्निक यूज करनी पड़ेंगी। जो अपन पहले से नॉर्मल तरीका अपन यूज करते आ रहे हैं फसल करने का, उसको अपन को हटा के नया तरीका अपन को यूज करना पड़ेगा, ताकि अपन उस लिमिटेड एरिया के अंदर, लिमिटेड क्षेत्र के अंदर जो कृषि क्षेत्र है उसके अंदर भी अपन क्या है ज्यादा से ज्यादा क्या है प्रोडक्शन ले पाए, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन जो है वो कर पाए। समझ में आई बात। ये तो बात होगी फसल की। अब देखो सिर्फ फसल से खाना नहीं बनता, सिर्फ फसल से खाना नहीं बनता, दूध भी चाहिए, दही भी चाहिए, पनीर भी चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, दही भी चाहिए, छाछ भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, ठीक है। तो ये डेयरी प्रोडक्ट्स भी चाहिए, डेयरी के प्रोडक्ट भी चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट कौन से, दूध और दूध से बनने वाले जितने प्रोडक्ट हो गए वो सारे डेयरी प्रोडक्ट होते हैं ना, तो ये भी अपन को चाहिए। इनका क्या करें, इनका क्या करें, मान लो कोई गाय जो है, कोई गाय है, कोई घर है, उसमें क्या 3 लोग रहते हैं, मान लो 3 लोग रहते हैं मान लो, और एक गाय रखी है उन्होंने, गाय उन्होंने पाल रखी है, और वो गाय जो है वो दूध देती है, 4 किलो दूध देती है, मान लो 4 किलो दूध देती है, तो क्या है उनके घर में बढ़िया काम चल जाएगा उनका, ठीक है, उस दूध भी बन जाएगा, दूध भी वो दूध का सेवन भी कर लेंगे, वो पनीर भी उससे बना लेंगे, वो छाछ भी काम में ले लेंगे, वो दही भी काम में, सारे काम हो सकते हैं उनके, सारे काम हो सकते हैं। लेकिन वही 3 से वो लोग कितने हो जाएं, 6-7 हो जाएं, उनकी जनसंख्या बढ़ जाए, तब उस 4 किलो दूध से काम चल जाएगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अगर 6-7 वो लोग हुए तो उस 4 किलो दूध से काम नहीं चलेगा, उनको क्या करना पड़ेगा, या तो नई गाय भैंस लेके आनी पड़ेगी, ठीक है, तब उनका काम चल पाएगा। अब नई गाय भैंस वो ला नहीं सकते क्योंकि उनके पास चारा वगैरह वो सारा लिमिटेड रह गया, चारा जो है वो लिमिटेड है भाई, ठीक है, इतना साधन नहीं कि भाई 2-2 जो गाय भैंस हो उनको खाना खिला पाए, उनकी प्रॉपर केयर कर पाए, इसलिए उनके पास में जगह कम है, उनके पास में उनको रखने की जगह भी कम है और उनके लिए खाना भी कम है, इसलिए क्या करें, तो उनको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसी नस्ल लेके आनी पड़ेगी, गाय या फिर भैंस की एक ऐसी नस्ल लेके आनी पड़ेगी उनको जो क्या है ज्यादा दूध देती हो, ऐसी नस्ल उनको लेके आनी पड़ेगी जो क्या है ज्यादा दूध देती हो, ताकि उनका काम चल जाए। तो फूड प्रोडक्शन जो है अपन को क्या करना है, जनसंख्या भाई बढ़ रही है तेजी से, जनसंख्या बढ़ रही है तो वो क्या बनाना पड़ेगा, खाद्य उत्पादन जो वो बनाना पड़ेगा, खाद्य उत्पादन मतलब फूड प्रोडक्शन जो है अपन को बढ़ाना पड़ेगा। अब फूड प्रोडक्शन जो है अपन फूड को कहां से मिलता है अपन को, एक तो प्लांट से मिलता है अपन को, ठीक है, और एक मिलता है अपन को एनिमल से, पशु से अपन को मिलता है। तो खाद्य उत्पादन अपन किसे बढ़ा सकते हैं, तो प्लांट ब्रीडिंग करके बढ़ा सकते हैं, जो जिसमें फसलें वगैरह आ जाएंगी, ठीक है, और एक है खाद्य उत्पादन पशुपालन करके, ठीक है, इसमें पशुओं को अपन देख रेख करके अपन फूड प्रोडक्शन जो है खाद्य उत्पादन जो है वो बढ़ाएंगे। अब पहले अपन पढ़ेंगे पशुपालन से, भाई पशुओं से जो है अपन दूध दही ये सारी चीजें जो है कैसे बढ़ा सकते हैं, कौन कौन सी इनकी वेरायटी है, वो सारी चीजें बात करेंगे पशुपालन की। उसके बाद में अपन बात करेंगे, दूसरे पार्ट में अपन बात करेंगे खाद्य जो आपका पादप प्रजनन है ना, इसकी बात करेंगे, प्लांट ब्रीडिंग की, भाई फसल कैसे बनाते हैं, अलग अलग वैरायटी कैसे बनती है, कब कौन सी वैरायटी बनी, गेहूं की वैरायटी कौन सी है, शुगर केन की वैरायटी कौन सी है, बाजरे की कौन, ये सारी बातें अपन करेंगे पादप प्रजनन के अंदर। पहले बात करेंगे अपन पशुपालन की बात कर लेते हैं। जैसे नाम से पता लग रहा है कि पशुपालन, ठीक है, तो पशु का क्या होगा, पशु को पालना क्या होता है, पशुपालन। अब पशु को पालना बोला हमने कुत्ता पाल रखा है, हमने कुत्ता पाल रखा है, क्या करें, कुत्ता पाल रखा है, कुछ प्रोडक्ट मिल रहा है उससे, कोई प्रोडक्ट मिल रहा है क्या, उससे खाने का कोई प्रोडक्ट मिल रहा है, कुत्ता वो खाने का प्रोडक्ट दे रहा है, बल्कि वो तो बिस्कुट ही खा रहा है आपको तो कुछ नहीं दे रहा। वहीं गाय भैंस को आप पाल रहे हो तो वो क्या दे रहा है, क्या दे रही है आपको,
खाने का प्रोडक्ट दे रही है, दूध दे रही है, और दूध से क्या क्या प्रोडक्ट आप बना सकते हो, बहुत सारे प्रोडक्ट आप बना सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे आप खाने की प्रोडक्ट बना सकते हो दूध से। चलो, तो पशुपालन की बात कर लेते हैं। चलो, जो पशुपालन, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। पशुपालन इंग्लिश में एनिमल हस्बेंड्री इसको कहा जाता है। तो पशुपालन मैंने आपको बता दिया कि हम पशु को पालेंगे, इसमें सिर्फ पशु को पालना ही नहीं होता, उसको अच्छे से खिलाना भी होता है, उसका प्रजनन भी करवाना होता है, ताकि आगे से आगे जनरेशन बढ़ती रहे। पशुपालन आएगा इसमें, पशु प्रजनन आता तथा पशुधन की वृद्धि की एक कृषि पद्धति है। ये एक कृषि पद्धति ही है। पशुपालन भी क्या है, एक कृषि पद्धति है। फार्मर्स लोग, ऑलमोस्ट फार्मर्स जो हैं, जितने फार्मर्स हैं उनके पशुपालन भी करते हैं, ठीक है, करते हैं। जो गांव वाम से वो समझते हैं क्या चीज़ है ना, क्या चीज़ है, वो समझते हैं कि भाई गाय भैंस, मतलब गांव में तो ऑलमोस्ट हर घर में मिल जाती है गाय भैंस, ठीक है, बकरी, भेड़, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं ना गाँव के अंदर, और सबकी पर्सनल होती है ना। और कुछ डेयरी फार्म करके रखते हैं, बहुत सारी गाय, बहुत सारी भैंसें उनके अंदर होती है, उसके बाद उनके पास होती हैं, और फिर वो उनका दूध वगैरह वो बेचते हैं, ठीक है, और बढ़िया पैसा कमाते हैं, ठीक है। पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, पशु पालन करना मतलब पशु को पालना है भाई। पशु प्रजनन, ठीक है, पशु का टाइम प्रजनन भी करवाना है, ताकि आगे से आगे जनरेशन जो है वो बढ़ती रहे। पशुधन की वृद्धि, ठीक है, अब जो पशुधन है उसकी वृद्धि भी करवानी है, जनसंख्या बढ़ानी है, ठीक है। एक कृषि पद्धति है, ये क्या है, पशुपालन एक कृषि पद्धति है। अब पशुपालन जो है ना, वो साइंस भी है और वो आर्ट भी है, ये विज्ञान भी है और ये कला भी है, ठीक है। तो पशुपालन में जो है सिर्फ साइंस नहीं है और सिर्फ ये कला नहीं है, इसमें साइंस और कला दोनों चीजें इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है, दोनों चीजें इसमें इन्वॉल्व है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, पशुपालन जो है वो साइंस भी है और वो आर्ट भी है, वो विज्ञान भी है, वो क्या है, कला भी है एक, ठीक है। अब पशुधन क्या होता है यार, मैंने अभी आपको बताया पशुधन की वृद्धि। अब पशुधन होता क्या है, पशुधन गाय, भैंस, ठीक है, सूअर हो गया, घोड़ा हो गया, भेड़ हो गई, ऊंट हो गया, बकरी हो गई, ठीक है, ये सारे क्या हैं, पशुधन के अंदर आएंगे। किसके अंदर आते हैं, पशुधन के अंदर। गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, भेड़, ठीक है, ये सारी किसके अंदर आएंगे, पशुधन के अंदर आएंगे, ठीक है। विस्तृत रूप से देखा जाए, देखो नॉर्मली अपन पशुधन किसको मानते हैं, यही जो है ना, गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, भेड़, ये सारी चीजें, ऊंट, नाई, इनको क्या मानते हैं अपन, पशुधन मानते हैं। लेकिन भाई इसी को अपन विस्तृत रूप से देखें ना, नॉर्मली अपन बोलते हैं पशुधन, अपने दिमाग में आती है गाय, भैंस आ जाती है, घोड़ा आ जाता है, अपने दिमाग में ऊंट आ जाता है, बकरी आ जाएगी, भेड़ आ जाएगी। लेकिन अगर इसी को अपन विस्तृत रूप से देखें ना, थोड़ा सा दिमाग को खोल के और देखें, तो इसमें क्या आ जाएगा, विस्तृत रूप से देखा जाए तो इसमें कुक्कुट तथा मत्स्य पालन भी शामिल है, ठीक है। कुक्कुट और जो है मत्स्य पालन भी है, इसमें क्या शामिल होता है, किसमें, पशुधन में ही। कुक्कुट क्या होता है, पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग क्या होती है, मैंने आपको नॉर्मल भाषा में बताऊं तो मुर्गी फार्म आपने सुना होगा और देखा भी होगा, आसपास में मिल जाते हैं, ज्यादा आसानी से मिल जाते हैं, मुर्गी फार्म देखने को मिलते हैं। तो मुर्गी फार्म, ठीक है, वो किसके अंदर आता है, कुक्कुट ही होता है वो। मत्स्य पालन, मछलियों का पालन, मछली पालन होता है, उसको मत्स्य पालन बोलते हैं, फिशरीज इंग्लिश में, ठीक है। तो ये सारे किसमें आ जाएंगे, पशुधन में, ठीक है। अब बात करेंगे इंडिया और चाइना की बात करते हैं, इंडिया और चाइना की बात करते हैं। देखो इंडिया और चाइना में ना, ये ऐसा नहीं कि इंसानों की जनसंख्या में ही आगे हैं। आपको पता है कि इंडिया और चाइना तो मतलब जनसंख्या में सबसे आगे हैं, महारत हासिल है इन दोनों को, कि जनसंख्या सबसे ज्यादा किनकी है, इन्हीं की जनसंख्या जो है वो सबसे ज्यादा है, ठीक बात है। लेकिन ये सिर्फ इंसानों की जनसंख्या उसमें आगे नहीं है, पशुओं की जो जनसंख्या है उसमें भी पीछे नहीं है। ये दोनों देश जो है वो पूरे विश्व के अंदर आगे हैं। इंडिया और चाइना जो है वो पशुधन की जनसंख्या है उसमें भी सबसे आगे हैं। तो इंडिया और चाइना दोनों को मिलाकर पशुधन जनसंख्या जो है ना वो कितनी है, 70% है जी। पूरे विश्व के अंदर कितने देश हैं भाई, बहुत सारे देश हैं। पूरे विश्व के अंदर बहुत सारे देश हैं और उन बहुत सारे देशों में 70% जनसंख्या किसकी है, इंडिया और चाइना की। किसकी, पशुधन की। पूरे विश्व में जितना पशुधन है ना उसका 70% पशुधन कहां पर है, सिर्फ दो देशों के अंदर है, इंडिया और चाइना के अंदर। मतलब जनसंख्या कितनी ज्यादा है। तो आप बोलोगे भैया ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास पशुधन बहुत ज्यादा, मतलब अपने पास में क्या है, उत्पादन भी बहुत ज्यादा होगा, दूध भी बहुत ज्यादा होगा, दही भी बहुत ज्यादा होगा। तो मैंने कहा कि अपने पास में जनसंख्या ही है, उत्पादन अपने पास में ज्यादा नहीं है। तो आप लोग भैया ये कैसे, जब जनसंख्या ज्यादा है अपने पास में, पशुधन की जनसंख्या जब हमारे पास ज्यादा है तो हमारे पास उसका उत्पादन भी ज्यादा ही होना चाहिए, दूध वगैरह भी हमारे पास ज्यादा ही होना चाहिए। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा, क्योंकि उत्पादकता कितनी है, सिर्फ 25% अपने पास में। इंडिया और चाइना की जनसंख्या जो है ना, पशुधन की जनसंख्या, वो पूरे विश्व की कितनी है, 70% है।
लेकिन उत्पादकता की जहां बात आती है तो पूरे विश्व की जो उत्पादकता है उसमें से सिर्फ 25% हिस्सा किसका है? इंडिया और चाइना का। जनसंख्या 70% लेके बैठे हैं और यहां पर उत्पादकता कितनी? सिर्फ 25% है। ठीक है, मतलब ये जो अपनी जो जहाँ की देसी नस्लें हैं इनका दूध इतना नहीं होता है यार, बहुत कम दूध देती हैं ये, बहुत कम दूध देती हैं। आगे थोड़ा सा बात करेंगे इसकी, है ना, बहुत कम दूध देती हैं ये। फिर बात करेंगे डेयरी फार्म प्रबंधन की, बात कर लेते हैं डेयरी फार्म प्रबंधन की, इंग्लिश में डेयरी फार्म मैनेजमेंट की बात करते हैं। अब डेयरी फार्म को मैनेज क्यों करते हैं इसकी बात कर लेते हैं। इसके अंदर पहले बात तो डेयरी फार्म मैनेजमेंट अपन करते ही क्यों है, डेयरी फार्म बनाते ही क्यों है। डेयरी फार्म से सीधा सा मतलब है ये जो पशुधन है इनको अपन रखेंगे, इनकी देखभाल करेंगे और इनसे क्या है जो भी अपन को दूध मिलेगा, जो भी मिलेगा, मिल्क प्रोडक्ट्स बनाएंगे, उनको अपन सेल आउट कर सकते हैं, उनको बेच देंगे और पैसे कमाएंगे। ठीक है, तो पशुधन भी पल जाएगा और जो किसान है, जो फार्मर है, वो भी क्या है, खुश रहेगा, दोनों का फायदा। तो डेयरी फार्म प्रबंधन क्यों करते हैं? सबसे पहले तो दुग्ध तथा उसके उत्पाद के लिए। देखो डेयरी फार्म मैनेजमेंट, देखो किसी पशु पालने में किसी को मजा नहीं आ रहा, किसी को मजा नहीं आ रहा, ऐसा नहीं कि भाई मेरे को मन हुआ मैं सेवा करूं, सिर्फ सेवा करने के लिए मैंने डेयरी फार्म प्रबंधन नहीं किया, मैंने मैनेजमेंट नहीं किया है, मुझे कुछ प्रॉफिट हो, ठीक है, दोनों का फायदा हो, पशुधन भी पल जाए और मेरा क्या हो, फायदा भी हो जाए। ठीक है, तो दोनों काम होते हैं। यहां पर क्या होता है, दुग्ध के लिए मतलब दूध के लिए और दूध से बने हुए उत्पादों के लिए क्या किया जाता है, डेयरी फार्म मैनेजमेंट किया जाता है। डेयरी फार्म क्यों बनाया जाता है? दूध और दूध से बने उत्पादों के लिए क्या बनाया जाता है, डेयरी फार्म बनाया जाता है। अब भैया उत्पाद कौन कौन से हैं? वो दूध से बने हुए उत्पाद कौन से हैं? पनीर हो गया आपका, घी हो गया, बटर हो गया, बटर मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, योगर्ट हो गया। पनीर क्या होता है, सब जानते हो पनीर क्या होता है। ठीक है, घी क्या होता है, घी भी सब जानते हो मेरे ख्याल से। बोला भाई बटर और घी में क्या फर्क होता है? तो मैंने कहा मक्खन और घी में फर्क होता है। क्या फर्क होता है? देखो घी जो है ना, घी जो बटर है वो क्या, मलाई है। ठीक है, दूध आपने क्या कर दिया, दूध है, उसके बाद में वो क्या है, दही आपने जमा दिया। ठीक है, दूध को जमा दिया, उसके बाद में क्या है, वो दही बन जाएगा। उसके बाद ऊपर जो मलाई आती है ना, उसके जो मलाई आती है उसको बटर बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बटर बोलते हैं। लेकिन घी कब निकलता है? उस दही को मथने के बाद में, आजकल तो मशीन से मथते हैं, लेकिन पहले वो ऐसे ऐसे जगरमगर। ठीक है, ऐसे अपनी फिल्मों में देखा होगा ना, जो गाँव आपका सीन दिखाते हैं, तो आज भी वैसा दिखाते हैं फिल्मों के अंदर। उनको नहीं पता कि गाँव के अंदर टेक्नोलॉजी आ चुकी है, आजकल वैसे करते हैं, सब मशीन लगा रखी है सबने घरों में ना। फिल्मों वाले आज भी वही समझते हैं कि गांव में मतलब, गांव का मतलब है कि भाई झोपड़ियाँ दिखेंगी, ठीक है, गरीबी दिखेगी। ऐसा नहीं है भाई, गांव एडवांस हो चुके हैं, गांव हो चुके हैं एडवांस। गांव का जो असली लेवल है ना, वो दिखाते ही नहीं आजकल फिल्म वाले तो वही पहले की, हाँ एक किसान जा रहा है, हल लेके जा रहा है, ट्रैक्टर से करता है आजकल सारा काम। हमारे यहाँ ट्रैक्टर से करते हैं सारा काम, वही किसान हल लेके जा रहा है, ये दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, बहुत ही मतलब ऐसे दिखाते हैं, लो लेवल का दिखाते हैं गाँव को। गाँव ऐसे लो लेवल के थोड़ी ना, आजकल तो हाईटेक हो चुके हैं, सब कुछ आ चुका गाँव में। क्या नहीं मिलता ऐसा, गाँव में सब कुछ मिलता है। ठीक है, तो गाँव को मतलब बहुत गलत तरीके से दिखाते हैं यार। गाँव का यार एक मेरे को सही जो दिखाना, सही जो जैसा गाँव की जो रियलिटी थोड़ी सी दिखी, वो मुझे दिखी, एक वेब सीरीज आई थी पंचायत नाम की, है ना, वो मुझे थोड़ी सी क्लोज टू गाँव दिखी। कि गाँव आज के टाइम पर जो रियल गाँव है ना, और वो रियल गाँव में शूटिंग भी उन्होंने की है। वो जो मुंबई वाले हैं ना, वो जो फिल्म वाले, वो क्या करते हैं, वहीं पर अपना मुंबई में सेट बनाते हैं। ठीक है, एक गांव का सेट बना दी, झोपड़ियां बना दी उसमें, और ऐसे ही दिखा देंगे, किसी को भी दिखा देंगे। जो असली गांव है वो शूटिंग हुई थी पंचायत की, या एमपी में शूटिंग हुई थी, मध्य प्रदेश के अंदर, और वो रियल गांव के अंदर हुई है वो शूटिंग। ऐसा नहीं कि कोई सेट बना दिया उन्होंने और उसी सेट में शूटिंग कर ली, नहीं, रियल गांव में जाके शूटिंग करी। और वो यार मतलब उसमें फील आती है, उससे वेब सीरीज के अंदर फील आती है कि हाँ असली गाँव की बातें तो ये हैं, सच में ऐसी ही बातें होती हैं जैसे उस वेब सीरीज के अंदर दिखाई गई हैं, वैसी बातें गाँव के अंदर होती हैं। ठीक है, अगर आपने देखी है तो आप रिलेट कर पाओगे, पंचायत वेब सीरीज आपने देखी है तो आप रिलेट कर पाओगे। हाँ, तो देखो घी और बटर के अंदर मैं आपको बता दिया, जो बटर है वो पहले दही के ऊपर जो मलाई आती है उसको क्या बोलते हैं, बटर बोलते हैं। और घी क्या होता है, उस दही को मथने के बाद में घी निकाला जाता है। ठीक है, वो घी होता है, फर्क होता है बटर और घी में, है ना। फिर क्या है बटर मिल्क क्या होती है भाई, छाछ। क्या होती है, छाछ होती है। घी को निकालने के बाद में क्या बच जाती है, छाछ बच जाती है। ठीक है, फिर कर्ड क्या है, कर्ड होता है दही। योगर्ट क्या होता है भाई, योगर्ट भी दही ही होता है, लेकिन दोनों में फर्क होता है। ये वाला दही है ना, कर्ड जो है वो अपन घर पे बनाते हैं ना, घर पर बनाते हैं। ठीक है, जो कर्ड है, जो अपन दही जो है वो घर पर बनाते हैं अपन। ठीक है, घर पर बनाते हैं। और योगर्ट जो है ना, योगर्ट जो वो घर पर नहीं बनाते, घर पर नहीं बनता ये,
घर पर नहीं बनता। ये कहां बनता है? इसके लिए वही फर्मेंटेशन करते हैं। देखो फर्मेंटेशन से जो बनाया जाता है ना, फर्मेंटेशन से जो बनाया जाता है वो क्या है? योगर्ट है, ठीक है। और जो नॉर्मल तरीके से अपन घर में क्या है, दूध के अंदर अपन ने क्या है, वो दूध को जमा कर फिर से उससे दही बना रहे हैं, वो क्या होता है? कर्ड होता है। जो नॉर्मल अपना क्या कर्ड है, योगर्ट जो है वो अपन घर पर नहीं बना सकते, उसके लिए फर्मेंटेशन करना पड़ता है। तो ये उत्पादक है, जो उत्पाद है दूध से बने हुए उत्पाद है, इनके लिए अपन क्या करते हैं? डेयरी फार्म मैनेजमेंट करते हैं। अब देखो डेयरी फार्म मैनेजमेंट के लिए अपन को क्या चाहिए भाई? अपन कोई काम कर रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं, 2-3 अपन भैंसे लाएंगे, ठीक है। छोटे छोटे रूप में बात करूं, छोटे से छोटे रूप में बात करूं डेयरी फार्म मैनेजमेंट की, तो 1-2 भैंसे तो होंगी, ठीक है, 1-2 भैंसे होंगी, 1-2 गायें होंगी। फिर उनका एक भैंस को मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल वाला काम होता है। लोगों को लगता है कि यार एक भैंस को मेंटेन करना क्या है, उसका मेंटेनेंस बहुत आता है। एक भैंस का मेंटेनेंस बहुत ज्यादा आता है। कैसे आता है? उसका चारा, ठीक है, और फिर उसको क्या डालनी पड़ती है? उसको दूध निकालने से पहले क्या डालनी पड़ती है? उसको पशु आहार डालना पड़ता है, वो थोड़ा सा स्पेशल होता है उनके लिए। जो चारा है वो तो नॉर्मल फूड है ही है, ठीक है। पशु आहार अलग होता है, उसमें कॉटन सीड की बनी हुई होती है, खल बोलते हैं ना उसको, खल बोलते हैं, और इंग्लिश में कॉटन सीड केक बोलते हैं उनको ना। जो गांव से वो समझ गए होंगे किसकी बात कर रहा हूँ। पशु आहार जो दूध निकालने से पहले उनको दिया जाता है, फिर उसको दूध निकालते हैं, तो उससे क्या है, उसकी दूध की उत्पादन जो है वो बढ़ती है उससे, ठीक है। तो उसको वो महंगी भी आती है ना, और उसको मेंटेन करना हर किसी से मेंटेन करने की बस की बात नहीं है। उनकी केयर करना हर किसी के बस की बात नहीं है, ठीक है। तो केयर करने की बात भी करेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो हर किसी के बस की बात नहीं है पशु को पालना, ठीक है। कुत्ते पाल लेंगे, बिल्ली पाल लेंगे, लेकिन पशु को रखना इट्स टू मच डिफिकल्ट। जो गांव के लोग हैं वो कर सकते हैं, जो कोई शहरी आके बोले भाई हम कर लेंगे, भैंस को पाल लेंगे, ना ना ना, गाय को पाल लेंगे, ना ना ना। तुम बैठे बैठे बातें ही कर सकते हो कि गाय पालनी चाहिए, ये करना चाहिए, तुमसे कुछ नहीं हो सकता, हो नहीं सकता आप लोगों से। आप सिर्फ मोबाइल पर ये बातें कर सकते हो, है ना। उच्च दुग्ध उत्पादन, उच्च दुग्ध उत्पादन की बात देखो, अपन कोई डेयरी फार्म मैनेजमेंट स्टार्ट करें तो अपन ये चाहें कि अपने पास जो गाय भैंस है उनसे क्या है, ज्यादा से ज्यादा अपन को दूध मिले, ज्यादा से ज्यादा अपन को क्या मिले? दूध मिले, और उच्च गुणवत्ता वाला दूध मिले, ठीक है। जो उसकी जो क्वालिटी है ना वो भी अच्छी होनी चाहिए। अपन कोई डेयरी फार्म मैनेजमेंट स्टार्ट करें, अपन यार 2-3 भैंसे लेके आएंगे, 2-3 गायें लेके आएंगे, तो अपन ये सोचेंगे भाई ज्यादा से ज्यादा दूध मिले अपन को, तो ज्यादा से ज्यादा अपन बेच पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा बेच पाएंगे तो अपन के पास ज्यादा से ज्यादा पैसे आएंगे, ठीक है। तो ये चीज भी अपन को सोचनी पड़ेगी। तो इसको अपन ये क्या चाहते हैं कि भाई अपने पास में क्या है, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो और अच्छी गुणवत्ता का उत्पादन हो। वो ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्पादन हो गया भाई, दूध हो गया 10 लीटर का, लेकिन उसमें कोई गुणवत्ता ही नहीं है, उसमें कोई गुणवत्ता ही नहीं है। गुणवत्ता का मतलब उसमें दूध में फेट नहीं आती ना। पैसे किसके हिसाब से मिलते हैं? फेट के हिसाब से मिलते हैं कि इसमें कितनी फेट आई है ना। तो अगर उसमें फेट नहीं आई तो पैसे नहीं मिलेंगे, इसलिए उसकी गुणवत्ता भी बढ़िया होनी चाहिए, उस दूध की गुणवत्ता भी बढ़िया होनी चाहिए। तो 2 चीजें होनी चाहिए, दूध का उत्पादन बढ़िया होना चाहिए और उसमें गुणवत्ता जो है वो भी बढ़िया क्वालिटी की, ठीक है, क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए उस दूध की। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपन को? अपन ये अभी सोच रहे हैं फार्म मैनेजमेंट की, पहले बातें तो करेंगे ना, पहले सोचेंगे, डिस्कशन करेंगे, तभी तो यार कर पाएंगे। ऐसा थोड़ा मेरा मन हुआ आज मैं गाय ले आऊं, भैंस ले आऊं, जाके ले आया, ऐसा थोड़ा ना होता। पहले सोचना पड़ेगा कि अपन को कौन सी नस्ल की लानी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा। तो अपन को ज्यादा ज्यादा दूध चाहिए और ज्यादा ज्यादा अच्छी गुणवत्ता वाला दूध चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूं? सबसे पहले मैं क्या करूंगा? अच्छी नस्ल का चयन करूंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? अच्छी नस्ल का चयन करूंगा कि भाई मेरे यहां पर, मैं जहां इन्वायरमेंट में रहता हूं, मान लो मैं राजस्थान में रहता हूं, कोई उत्तर प्रदेश में रहता है, कोई बिहार के अंदर रहता है, कोई साउथ साइड में रहता है, ठीक है। तो उनको अलग अलग जगह का अलग अलग इन्वायरमेंट है, अलग अलग जगह का अलग अलग इन्वायरमेंट है। अब मैं ये देखूंगा कि मेरी जगह पर किस प्रकार की जो नस्ल है वो यहां पर टिक सकती है, ठीक है, किस प्रकार की नस्ल जो है वो यहां पर रह सकती है, उसके लिए सुटेबल रहेगी, ये जगह सुटेबल रहेगी, और वो नस्ल भी बढ़िया क्वालिटी की होनी चाहिए यार। उसका दूध का उत्पादन भी बढ़िया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2-3 किलो दूध ही दे, वो बढ़िया उत्पादन वाला उसका दूध होना चाहिए। उसके बाद में उसकी जो क्वालिटी है दूध की वो भी बढ़िया होनी चाहिए। ऐसी मैं क्या नस्ल की सिलेक्शन करूंगा, ऐसी नस्ल मैं चुनूंगा, ठीक है। पहले नस्ल मैंने चयन कर ली, अलग अलग नस्ल जाकर देखूंगा, मैं अलग अलग फार्म मैनेजमेंट में जाकर देखूंगा, और उसके बाद में उनका चयन करूंगा कि हाँ इसका दूध मेरे को बढ़िया लगा, इसकी दूध की प्रोडक्शन जो है वो बढ़िया है, इसकी जो क्वालिटी है वो बढ़िया है, तो मैं इसको फिर खरीदूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं नस्ल देखूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं नस्ल देखूंगा, चाहे वो गाय की बात हो चाहे वो भैंस की बात हो, मैं सबसे पहले नस्ल देखूंगा। उसके बाद में उसकी अच्छी देखभाल करनी है। दूसरा स्टेप क्या है? अच्छी देखभाल। ये मैनेजमेंट की बात करें, मैनेज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अपन एक अच्छी नस्ल की गाय भैंस लेके आ गए, नस्ल की बढ़िया गाय भैंस लेके आ गए। अब क्या करेंगे? अपन सो जाएंगे,
ठीक है, उनको खड़ी कर देंगे बाहर, है ना, बांध देंगे उसको और फिर अपन सो जाएंगे कि भैया अपन ले तो आए बढ़िया नस्ल की, अब वो दूध देती रहेगी। ऐसे नहीं होता, उनकी बढ़िया देखभाल करनी पड़ती है। एक बार बढ़िया देखभाल करनी पड़ती है। देखभाल मतलब कैसे? उनके लिए प्रॉपर घर बनाना पड़ेगा। गाय भैंस के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर घर बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आप धूप में बांध दिया उसको, धूप में बांधोगे, इतनी गर्मी में बांधोगे, क्या दूध दे देगी आपको वो? इसलिए उसका क्या करना पड़ेगा? बढ़िया एक घर बनाना पड़ेगा जो क्या ऊपर से ढका हुआ हो और साइड से भी जो ढका हुआ हो, क्योंकि सर्दी के अंदर हवाएं चलती हैं और ठंडी हवाओं के अंदर उनको बांध दिया, ठीक है, उन गाय भैंसों को बांध दिया, तो फिर तो उम्मीद आपका जो बिजनेस प्लान है वो फ्लॉप हो जाएगा जी। कोई पैसा नहीं मिलेगा आपको, क्या दूध देंगी वो बेचारी, ठीक है, बीमार होती रहेंगी वो अलग। तो इसलिए अपन क्या करना पड़ेगा? घर बनाना पड़ेगा, घर प्रॉपर घर बनाना पड़ेगा। और उस घर में भी ऐसा नहीं यार, उसकी भी साफ सफाई अपन को टाइम से करनी पड़ेगी, ठीक है, साफ सफाई भी टाइम से करनी पड़ेगी, तो अच्छी देखभाल अपन को करनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है, उनके लिए अच्छी देखभाल अपन को करनी पड़ेगी। चारे की गुणवत्ता तथा मात्रा, ठीक है, चारे की गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए और कितनी मात्रा में अपन को चारा उनको खिलाना है वो अपन को पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपन चारा खिला रहे हैं, भाई थोड़ा सा चारा खिला दिया, हाँ हमने तो चारा डाल दिया, इनको चारा डाल दिया बस इतना होता है, हाँ खा लिया होगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। चारा कितना उनको देना है, उनके लिए कितनी जरूरत है, कब उनका पेट भरेगा, कितनी मात्रा में उनको देना है, वो सारा कुछ अपन को पता होना चाहिए। अगर आपने चारा ज्यादा खिला दिया तो भी दिक्कत और कम खिलाओगे तो भी दिक्कत। इसलिए चारा जो है वो भी अपन को सही से खिलाना है उनको, ठीक है। तो चारे की गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए? अच्छी क्वालिटी का चारा खिलाना है यार। ऐसे घटिया क्वालिटी का खाना खिलाओगे तो फिर वो दूध भी वैसे घटिया क्वालिटी का ही देंगे, है ना। तो अच्छी क्वालिटी का खाना देना है अपन को और वो बढ़िया क्वालिटी में क्या अपन मात्रा में अपन को क्या देना है, उनको चारा खिलाना, ताकि अपन को दूध ज्यादा से ज्यादा मिल पाए। पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। जो उनका घर बनाया है आपने वहां पर उनकी पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। उनको टाइम पर पानी भी पिलाया जाना चाहिए, तब जाकर काम होगा, तब जाके काम होता है। सफाई तथा स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा। गोबर कर दिया है उन्होंने, गोबर कर दिया तो उस गोबर को हटाना है, उस गोबर को वहां से हटाना है। अब गोबर का नाम आ गया, गोबर का नाम आ गया तो जो बड़े बड़े कोठी बंगले वाले लोग हैं, वो उनको तो मतलब गोबर ही ऐसे करेंगे, है ना। लेकिन जो गांव के लोग हैं, जो पशुधन रखते हैं, ठीक है, वो गोबर को हाथों से उठाकर, ठीक है, हाथों से उठाकर उसको एक ढेर लगाते हैं, उसको खाद के रूप में फिर काम में लेते हैं, ठीक है। उस खाद बन जाती है उस गोबर से, और उसी गोबर की खाद को फिर अपने खेत में डालते हैं और उस खेत में फिर अनाज बढ़िया होता है उस खाद से, ठीक है। तो गोबर बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब तो पक्के घर बनने लगे, पहले जब कच्चे घर बनते थे ना, जब पहले कच्चे घर बनते थे, आप रिलेट कर पाओगे, जो पहले गांव से हैं वो रिलेट कर पाएंगे इस बात से कि जो कच्चे घर बनते थे पहले, उनमें पहले वो मिट्टी से बना दिए घर मिट्टी से बना दिए, ठीक है, चिकनी मिट्टी यूज करके और उस काली मिट्टी जो है उसको यूज करके फिर घर बना लिया। और उसके बाद ऊपर क्या है वो छत बना दी। छत किससे बनाते थे? वो जो झोपड़ी टाइप छत बना लिया ना। और उसके बाद में उसके ऊपर क्या किसके ऐसा थोड़ा ना सीमेंट से उसकी क्या कर देंगे, प्लास्टरिंग कर देंगे। सीमेंट से नहीं, गोबर और उसमें काली मिट्टी, जो चिकनी मिट्टी जिसको बोलते हैं, उसको डाल दिया, दोनों को मिक्स करके, और उसके बाद में उसकी दीवार पर क्या है उसकी प्लास्टरिंग कर। हाँ, तो मैं आपको लाइट चली गई यार, बीच में लाइट चली गई थी तो फ्लो खराब हो गया। हाँ, मैं आपको बता रहा था कि उससे प्लास्टरिंग करते हैं, गोबर से प्लास्टरिंग करते हैं ना, करते थे। अब तो पक्के घर बन गए गाँव में, बहुत पक्के घर बन गए, बड़ी बड़ी कोठियाँ बंगले बनने लगे गाँव में, ठीक है। गांव के लोगों के पास मतलब डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो गया और मतलब अच्छी जॉब लग गए लोग गांव में, और कुछ लोग बिजनेस करने लगे। तो उससे क्या हो गया, पैसे हैं लोगों के पास में तो घर भी बढ़िया बनाते हैं आजकल। तो जैसे फिल्मों में दिखाते हैं वैसा सिस्टम नहीं रहा है। चलो, सफाई और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, ठीक है। सफाई अच्छे से करके रखनी है उनकी, और स्वास्थ्य जो है उनका उसका भी ध्यान रखना है। कोई दिक्कत हो रही है, अगर पशु चारा नहीं खा रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है, उसको पानी नहीं पी रहा है, मतलब क्या है उसके स्वास्थ्य में गड़बड़ है, डॉक्टर को बुलाया जाए और उसको दिखाया जाए डॉक्टर को, ठीक है, वेटनरी डॉक्टर को दिखाया जाए। पशु चिकित्सक द्वारा नियमित जांच, ठीक है, ये स्वास्थ्य में कोई दिक्कत है तब तो बुलाना ही बुलाना है, लेकिन नियमित जांच भी होनी चाहिए पशु की, है ना। अब पशु कोई दिक्कत होगी, छोटी मोटी दिक्कत होगी तो वो बोल के तो बताएगा नहीं, बोलकर नहीं बताएगा। वो कैसे बताएगा वो बता नहीं पाएगा। तो क्या करना पड़ेगा आपको, पशु चिकित्सक की रेगुलर विजिट होनी चाहिए यार, महीने के अंदर कम से कम एक बार जो वेटनरी डॉक्टर है वो आना चाहिए, और उसके बाद में चेक करें कि कोई दिक्कत तो नहीं है, पशुधन को कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। वैक्सीनेशन जो वो टाइम से करवाना चाहिए, जैसे जैसे इनके टीके आते हैं, पशुधन के लिए टीके आते हैं, वो टीके जो है वो भी लगवाने चाहिए, ठीक है, ताकि कोई बीमारी वगैरह ना फैले। तो ये सारी जो स्टेप्स हैं ये होनी चाहिए किसके अंदर, ये होनी चाहिए आपकी डेयरी फार्म प्रबंधन की सारी स्टेप्स हैं, ये मैंने आपको बता दी। अब एक होती है देसी नस्ल और एक होती है विदेशी नस्ल,
एक होते हैं देसी नस्ल और एक होती है विदेशी नस्ल। देखो जनरली अपन बात करें ना, जनरली अपन बात करें तो जो देसी नस्ल है ना, देसी नस्ल है, उनकी जो मिल्क प्रोडक्शन है ना, मिल्क प्रोडक्शन है वो कम होता है यार, मिल्क प्रोडक्शन कम होता है। लेकिन 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 ये इनके अंदर क्या है, डिजीज रेजिस्टेंट होती हैं। डिजीज, आपको मैं हिंदी में बताऊं, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है इनके अंदर, वो ज्यादा होती है इनके अंदर। देसी नस्ल जो है ना, इनके अंदर मिल्क प्रोडक्शन तो कम होता है, दूध तो कम देती है ये, लेकिन इनके अंदर एक क्वालिटी होती है, वो क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। इतनी आसानी से ये इनको रोग नहीं होते, इतनी आसानी से इनको रोग नहीं होते। वही बात करें विदेशी नस्ल की, तो इनका जो मिल्क प्रोडक्शन है ना, मिल्क प्रोडक्शन वो ज्यादा होता है, मिल्क प्रोडक्शन है वो तो ज्यादा होता है, लेकिन इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता वो कम होती है। क्षमता जो है ना वो क्या होती है, कम होती है। तो हम कुछ ऐसा करें कि यार देसी नस्ल जो है ना, देसी नस्ल जो है इसकी तो क्या क्वालिटी ले लें अपन, रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली क्वालिटी ले लें। अपन कुछ ऐसा चाहते हैं कि भाई एक ऐसा अपन क्या बनाएं, एक ऐसी नस्ल बना दें, एक ऐसी नस्ल बना दें जिसमें दो गुण आ जाए। एक गुण तो इसका तो ये आ जाए कि रोग प्रतिरोधक क्षमता उसमें आ जाए, एक विदेशी नस्ल का गुण आ जाए कि भाई इसमें मिल्क प्रोडक्शन है वो अच्छा आ जाए। क्योंकि इन दोनों में यार दिक्कत है, अगर देसी नस्ल लाएंगे तो उसका क्या है, दूध कम देगी, वो मतलब बीमार कम होगी, वो बीमार तो कम होगी लेकिन फिर वो दूध ही नहीं दे रही, तो फिर क्या ही मतलब है, क्या ही मतलब लाने का। फिर वहीं विदेशी नस्ल अपन लेके आए, विदेशी नस्ल अपन लेके आए तो उनका भाई दूध तो बढ़िया है, दूध तो बढ़िया है, लेकिन वो तीसरे दिन बीमार होती रहेंगी, तीसरे दिन वो बीमार होती रहेंगी। तो अपन क्या करें, कोई एक ऐसी नस्ल बनाए, कोई एक ऐसी नस्ल बनाए जिनमें इनकी दोनों की क्वालिटी आ जाए, जिनमें इन दोनों की क्वालिटी आ जाए। क्या करें अपन, इन दोनों की क्वालिटी आ जाए, कुछ ऐसा काम करें कि भाई इसकी तो क्या आ जाए, रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें आ जाए, और इसकी क्या है, मिल्क प्रोडक्शन वाली क्वालिटी इसके अंदर आ जाए, और क्या बन जाए, हाइब्रिड बन जाए, हाइब्रिड बन जाए। तो ये जो हाइब्रिड है ये अपन ने बना लिए, मेल और फीमेल बना लिए, मेल और फीमेल बना लिए। उसके बाद में इन्हीं मेल फीमेल से अपन क्या करवाएंगे, और भी प्रोजेनी जो है वो बनाते रहेंगे, बच्चे जो बनवाते रहेंगे, और हाइब्रिड नस्ल अपन बना लेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे ब्रीड्स ऑफ केटल। ठीक है, केटल की कौन कौन सी नस्लें हैं उनकी बात कर लेंगे। ठीक है, एक है मिल्च ब्रीड। मिल्च ब्रीड कौन सी होती है, जो दूध बढ़िया देते हैं, जो मिल्क बढ़िया देते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मिल्च ब्रीड बोलते हैं। ठीक है, ऐसी नस्ल जो दूध बढ़िया देती है उनको क्या बोलते हैं, मिल्च ब्रीड बोलते हैं। और एक होती है ड्रॉट ब्रीड। ड्रॉट ब्रीड क्या होती है, इनको मतलब लेबर के काम में लिया जाता है, लेबर के काम में लिया जाता है, मतलब मजदूरी के काम में लिया जाता है। मतलब देखो आपने देखा होगा जो पहले हल चलाते थे, ठीक है, वो किसके पीछे चलाते थे, और आपके जो भैंसे हो गए और आपके जो बैल हो गए, इनके पीछे वो चलाते थे, है ना। इसके काम में और क्या ले लिया आपने, वो देखी होगी बैलगाड़ी देखी होगी। ठीक है, बैलगाड़ी हो गई आपकी, और उसको भैंसा भी यूज़ करते हैं ना उसमें। और क्या हो गया, और पहले, अब तो कुएं जो है ना, कुएं जो है उनमें मोटर लग गए ना, मोटर से क्या है पानी निकाल लेते हैं बाहर। पहले मोटर तो थी नहीं, तो क्या करते थे, ऐसे एक यार इंस्ट्रूमेंट टाइप बना के रखते थे, वो ऐसे लकड़ी को ऐसे घुमाते थे, किसकी मदद से, ये जो आपका भैंसा हो गया, बैल हो गया, इनकी मदद से इनको लकड़ी को घुमाते थे। लकड़ी को जैसे जैसे घुमाते थे तो नीचे से पानी निकलता था। ठीक है, उससे पानी निकलता था, तो उसमें भी काम में लेते थे, है ना। तो अलग अलग यूज में लेते थे उनको पहले। अब तो जो हल है वो ट्रैक्टर से काम में लेते हैं, तो अब तो अलग अलग हो गए ना। तो जो ड्रोट ब्रीड है ये इनका क्या है यार, दूध बहुत बढ़िया नहीं देती है। जो ड्रोट ब्रीड होती है इनका ना दूध बढ़िया होता, कुछ भी नहीं होता इनमें, कुछ भी नहीं होता। इनमें क्या है, मिल्च ब्रीड है, इनमें तो भाई दूध बढ़िया देते हैं, कम से कम दूध बढ़िया देती है, तो इनका तो दूध का है। लेकिन ड्रोट ब्रीड है, ये दूध तो बढ़िया देती नहीं, तो इनको क्या काम करेंगे, दूध नहीं देंगे तो क्या करेंगे, इनको लेबर के काम में लेंगे, इनसे काम करवाएंगे, मजदूरी के काम में, मजदूरी के काम में लेंगे। फिर क्या, डुअल पर्पज ब्रीड। कुछ होते हैं डुअल पर्पज ब्रीड, मतलब इनके अंदर दोनों, डुअल का मतलब जैसे मोबाइल आता है डुअल सिम वाला, वैसे यहाँ पर डुअल पर्पज, यहाँ पर क्या है, दो काम होंगे। क्या, यहाँ पर मेल जो उसको लेबर के काम में लिया जाएगा, और जो फीमेल उसको मिल्क के काम में लिया जाएगा। मिल्क जो फीमेल है उसका मिल्क की क्वालिटी बढ़िया है, और जो मेल है उसके अंदर क्या है, लेबर की क्वालिटी बढ़िया है। तो इसको काम में ठोको, मेल को क्या है, काम में लो, और ये जो फीमेल है इसको क्या है, दूध निकालो इसका। ठीक है, अब देखो एक चीज बताऊं आपको, आजकल एक होते हैं वेजिटेरियन, एक होते हैं वेजिटेरियन, जो क्या होते हैं, जो मतलब मीट वगैरह नहीं खाते, जो मीट वगैरह नहीं खाते, जो सिर्फ वे चीज़ें खाते हैं ना, उनको वेजिटेरियन। एक होते हैं नॉन वेजिटेरियन, मतलब जो क्या है मीट वगैरह ये भी खा लेते हैं, उनको नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं। एक होते हैं वीगन, टर्म बता रहा हूँ, काम की चीज़ें। और इंस्टाग्राम पर आपने देखा होगा यार, बहुत सारे अपने लोग अपने बायो के अंदर लिख रखा है उन्होंने कि हम वीगन हैं। वीगन वो लोग होते हैं, ऐसे लोग, कुछ लोगों को तो एलर्जी होती है यार, है ना, ये जो दूध वगैरह है, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इनसे एलर्जी होती है, बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है। तो वो अपनी लाइफ के अंदर क्या है, दूध वगैरह ये नहीं पी सकते यार, दूध वगैरह, दही वगैरह, पनीर वगैरह ये नहीं खा सकते, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स से उनको एलर्जी है।
तो उनकी मजबूरी है दूध ना पीना, इसलिए वो क्या करते हैं, प्लांट बेस्ड मिल्क आता है, ठीक है, जो प्लांट से बना हुआ मिल्क आता है उसको पीते हैं। वो भैंस से निकाला हुआ दूध नहीं पीते, गाय से निकाला हुआ दूध नहीं पीते वो, क्योंकि उनको एलर्जी है, तो उनकी तो मेडिकल कंडीशन है इसलिए वो नहीं। लेकिन कुछ लोग जो है उनके दिमाग में अलग खेल चलता भाई, अलग खेल चल रहा है उनके दिमाग में। क्या खेल चल रहा है, वो बोल रहे हैं हम वीगन है। वीगन का मतलब हमसे देखा नहीं जाता कि कोई लोग जो हैं वो अपने फायदे के लिए, दूध निकालने के लिए भैंसों को, गायों को एक जगह बांध कर रखते हैं। उनका अलग दुख है, उनका अलग ही दुख है कि हमसे देखा नहीं जाता कि लोग अपने फायदे के लिए, उनसे दूध निकालने के लिए उनको बांध के रखते हैं। तो कैसे रखें उनको, बाहर छोड़ दें, बाहर छोड़ दें, मतलब कोई लॉजिक है इस बात का, कोई लॉजिक है कि हाँ हमसे नहीं देखा जा रहा कि लोग बांध के रखते हैं दूध निकालने के लिए, तो भैंस को बांध के रखेंगे, वहां भाग जाएगी, वो भाग जाएगी। और उसको बाहर छोड़ देंगे, मान लो दूध, आपका मतलब है कि दूध नहीं देना, दूध नहीं निकालना, दूध नहीं पीना चाहिए, तो उनको कोई अकल के अंधों को कोई समझाए कि अगर वो दूध नहीं देगी तो बहुत सारे जो आवारा पशु घूमते हैं उनकी हालत देखो, वो दूध दे रही हैं, उनसे दूध निकाला जा रहा है, इसलिए कम से कम उनकी बढ़िया देखभाल हो रही है यार, बढ़िया उनको सही से रखा जा रहा है, ठीक है। मतलब उनका अलग ही है, उनका अलग ही लेवल के कुछ लोग हैं। उनको कुत्ता पाल लेंगे, कुत्ता पाल लेंगे, कुत्ते को हाँ बंद करके रख सकते हैं, लेकिन ना 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 भैंस गाय ना ना, ये तो बांध के रख लिया आपने, पशु को खराब कर रहे हो। वो अलग ही लेवल के हैं, उनका दिमाग ही अलग लेवल का है यार, है ना। तो वो अपने आप को वीगन बोलते हैं, मतलब वो क्या है, कभी डेयरी प्रोडक्ट्स यूज नहीं करते, ठीक है, वो सिर्फ क्या है, प्लांट बेस्ड खाना खाते हैं, सब्जी वगैरह प्लांट बेस्ड मिल्क पियेंगे, वो अलग ही है उनका, अलग, छोड़ो उनकी बातें छोड़ो। तो वो क्या है, दूध ही नहीं खाते, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, वीगन बोलते हैं, ठीक है। अब बात करिए मिल्च ब्रीड कौन कौन सी है। मिल्च ब्रीड वो होती है भाई जो ऐसी गाय जो क्या है, गुड मिल्क प्रोडक्शन का है, मतलब जिनका मिल्क प्रोडक्शन है, वो जो दूध का उत्पादन है वो बढ़िया है, उनको मिल्च ब्रीड बोलेंगे, है ना। तो इनके और इनके जो सांड है ना, ठीक है, गाय तो है वो तो क्या बढ़िया क्वालिटी का दूध देती है, ठीक है, उनका दूध उत्पादन है वो बढ़िया है। लेकिन इनके जो सांड है ना, मिल्च ब्रीड वाले के जो सांड भी हैं, ये जो सांड है ना, ये पूरे पुअर क्वालिटी के हैं। ये जो सांड है ये कैसे है, पुअर क्वालिटी के हैं। ये ना तो मतलब लेबर वेबर के काम में नहीं ले सकते इनको, लेबर के काम में नहीं ले सकते, काम वाम नहीं होता इनसे। तो क्या है, बुल्लक जो इनके जो सांड है वो क्या है, पुअर क्वालिटी के हैं। अब मिल्च ब्रीड आपको पूछ ले, एग्जाम के अंदर पूछ ले भाई मिल्च ब्रीड के एग्जांपल होता है कौन कौन सी मिल्च ब्रीड है, तो बता दें साहिवाल है, गिर है, रेड सिंधी है और दियोनी है। साहिवाल, गिर, रेड सिंधी, दियोनी। लियोनी नहीं है, दियोनी है, ठीक है, लियोनी सबने लियोनी है ना। चलो दियोनी। चलो फिर बात करते हैं ड्राउट ब्रीड की। ड्राउट ब्रीड मैंने आपको बता दिया कि इनको क्या है, दूध वूध तो देते नहीं है ढंग से, है ना, इसलिए इनको क्या करते हैं, काम में लिया जाता है इनको। तो काम में लेंगे तो इसका जो बुलक्स होते हैं इनके, वो क्या है, गुड फॉर वर्किंग, काम करने के लिए बढ़िया होते हैं वो, ठीक है, बढ़िया सामान ढो सकते हैं वो, वजन वजन बढ़िया उठा सकते हैं। तो बुलक्स जो है वो क्या है, वुड फॉर वर्किंग होते हैं इनके। लेकिन इनके जो गाय होते हैं ना, वो इनका मिल्क प्रोडक्शन है वो खास नहीं होता उनका। एग्जाम्पल की बात करें तो मालवी जो नस्ल है वो आ गया, नागेरी आ गया, हालीकर आ गया और कांगायाम आ गया। तो ये क्या है, ड्राउट ब्रीड की एग्जाम वो क्या नस्लें हैं। फिर बात करेंगे एक्सोटिक ब्रीड्स ऑफ काउ, गाय की विदेशी नस्ल। गाय की कौन सी विदेशी नस्ल, गाय की विदेशी 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 नस्ल, विदेशी नस्ल, ठीक है भाई। अब गाय की विदेशी नस्ल कौन कौन सी है, एक है जर्सी, होल्स्टीन। आपको जो याद रखने हैं वो बता देता हूं ना, ये बस जो बता रहा हूं इतनी बातें याद रख लेना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये भी एक्स्ट्रा ही है समझो। जर्सी होगी, जर्सी का नाम सबने सुना होगा, जर्सी गाय, ठीक है। होल्स्टीन फ्रिशियन, होल्स्टीन फ्रिशियन, ठीक है। ब्राउन स्विस, आयरशायर, ठीक है, आयरशायर है, अलग अलग है, ठीक है, और भी। लेकिन अपन को इतना ही याद रखना है ना, इतनी याद रख लो कि काम बन जाएगा। अब इनमें से सबसे ज्यादा जो है ना, इनमें से सबसे ज्यादा दूध देने वाली है वो कौन सी है भाई, हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन किसका, ये होल्स्टीन फ्रिशियन है ना, होल्स्टीन फ्रिशियन इसका क्या है, हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन है। आपको पूछे ऐसी कौन सी गाय है, ऐसी कौन सी गाय है जिसका हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन है, जो सबसे ज्यादा दूध देती है। गाय की ऐसी कौन सी नस्ल है जो सबसे ज्यादा दूध देती है, वो कौन सी है, होल्स्टीन फ्रिशियन। होल्स्टीन फ्रिशियन कहां की है नस्ल, हॉलैंड की नस्ल है। कहां की है, हॉलैंड की है, हॉलैंड की नस्ल है, ठीक है। अब गाय की अपने नस्लें देख ली तो भाई भैंस बुरा मान जाएगी, भैंस क्या मान जाएगी, बुरा मान जाएगी। तो भैंस को राजी करना पड़ेगा। राजी कैसे करेंगे भाई, भैंस की नस्ल पढ़ लेंगे, भैंस की नस्ल भी कुछ देख लेते हैं। तो भैंस की बफेलो ब्रीड कौन कौन सी है, भैंस की नस्लें मुर्रा, सुरती, जाफरबाली, भादावरी, महसाना, नागपुरी, तोड़ा, नीली रवि, ये सारी किसकी भैंस की नस्लें हैं। थोड़ा सा दिमाग में रख लेना इनको। अब आप पूछोगे भैया गाय की तो मिल्क होल्स्टीन फ्रिशियन है, ये गाय की जो सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल कौन सी है, होल्स्टीन फ्रिशियन है। लेकिन ये बफेलो के अंदर भैंस की जो कौन सी नस्ल है, ये मैं इसको हिंदी में लिख देता हूं, कुछ को नहीं पता होगा बफेलो ब्रीड क्या होती है। भैंस की नस्लें, भैंस की नस्लें
ठीक है। अब आप बोलोगे भैया ऐसी कौन सी नस्ल है भैंस की जो सबसे ज्यादा दूध देती है, तो भैया इसमें क्या है, मुर्रा, मुर्रा, ठीक है। जो यूपी हरियाणा से ना, उनको ये मुर्रा का खूब पता है ना, हरियाणा के अंदर तो खूब रखते हैं, ठीक है। मुर्रा, छोटी मुर्रा भैंस, हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन है इसका। अलग ही दिखती है ये भैंस जो है ना, ये मुर्रा जो भैंस है ना, ये अलग ही दिखती है नॉर्मल भैंस में और ये मुर्रा भैंस में रात दिन का अंतर होता है इसकी, मतलब इसकी जो बनावट है देखने की, जो इसकी जो मस्कुलर है, मतलब इसके डिजाइन जो है ना वो भी अलग ही है यार, कलर वो भी अलग ही है, मतलब एकदम से काला, एकदम चमकता काला है ना, बिल्कुल ब्राइट ब्लैक। और इसका दूध भी वही बहुत मतलब ज़्यादा देती है, सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन इसी का, ये मुर्रा का, ठीक है। तो ये मुर्रा भैंस की बात कर ली। अब बात करेंगे अपन किसकी, कुक्कुट फार्म प्रबंधन की बात करेंगे अपन। डेयरी फार्म मैनेजमेंट की बात कर ली, डेयरी फार्म मैनेजमेंट क्यों करते हैं वो सारी चीजें अपन देख ली। अब बात करेंगे कुक्कुट फार्म प्रबंधन, कुक्कुट पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। नॉर्मल आसान होता हूं कि कोई भी पक्षी को पाल रहे हो, कोई पक्षी को पाल रहे हो, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, कुक्कुट फार्म प्रबंधन के अंदर आ जाएगा। तो पोल्ट्री वर्ड जो किसके लिए यूज होता है, ये पोल्ट्री वर्ड है, जो कुक्कुट वर्ड है किसके लिए यूज होता है, बर्ड्स के लिए यूज होता है, पक्षियों के लिए यूज होता है। जो कुक्कुट वर्ड है वो किसके लिए यूज होता है, पक्षियों के लिए यूज होता है। इसके अंदर कुक्कुट फार्म प्रबंधन के अंदर कौन कौन आ गए, चिकन्स आ गए, आपके मुर्गी आ गई, ठीक है, टर्कीज, डक्स, ठीक है, आपके गीज आ गए, स्वान्स आ गए, ग्यूनिया फोल, पिजन आ गए, ठीक है, सी फोल, ये सारे आ गए ना, पी फोल्स, ये सारे आ गए इसके अंदर, ठीक है। अपन नॉर्मली जो देखते हैं वो कौन से देखते हैं, चिकन्स के, ठीक है, मुर्गी फार्म अपन देखते हैं, बतख के पालन अपन देखते हैं, हंस के देखते हैं, तो ये सारे अपन देखते हैं ना। कबूतर का भी यार दिख जाता है, ठीक है। बात करें पोल्ट्री बर्ड्स की, जो पोल्ट्री वाले जो बर्ड्स हैं, ठीक है, जो पक्षी हैं, इनकी बात करें तो इनको दो चीज़ों के लिए पाला जाता है। ये जो पोल्ट्री बर्ड्स हैं, ये जो कुक्कुट फार्म है, ये दो चीज़ों के लिए किया जाता है। एक तो एग, अंडों के लिए किया जाता है, एक मीट के लिए किया जाता है। देखो इसके दो पर्पज हैं इसको करने के लिए, कुक्कुट फार्म जो प्रबंधन है इसको करने के लिए दो इसके उद्देश्य हैं। एक तो अगर अपन अंडों के लिए कर रहे हैं या फिर अपन मीट के लिए कर रहे हैं। अगर अपन अंडों के लिए कर रहे हैं तो अपन क्या यूज करेंगे, लेयर्स जो नस्ल आती है ना, लेयर्स जो नस्ल आते हैं उनको यूज करेंगे। और अगर मीट के लिए यूज कर रहे हैं तो अपन क्या ब्रोइलर्स यूज करेंगे, ठीक है। दोनों में क्या फर्क है भैया, अगर अपन अंडों के लिए यूज करते हैं तो इनका अलग न्यूट्रिशन इनको देते हैं, ठीक है। अपन को सिर्फ अंडे चाहिए तो अलग न्यूट्रिशन देंगे, लेकिन अगर मीट चाहिए तो इनको क्या करेंगे, अपन अलग न्यूट्रिशन देंगे, ठीक है। अब इनके अंदर भी वही सारी चीजें जो अपन डेयरी फार्म मैनेजमेंट के अंदर पढ़ी, तो भैया अपन को क्या मुर्गी फार्म लगाना या फिर कोई भी फार्म अपन को लगाना, बतख का लगाना, कुछ भी लगाना, तो अपने सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा कि भाई मेरे को क्या है, इसका प्रोडक्शन बढ़िया चाहिए, अंडों का, मीट का, मेरे को क्या प्रोडक्शन बढ़िया चाहिए, तो क्या करना है, मेरे को अच्छी नस्ल का चयन करना पड़ेगा। सबसे पहले अच्छी नस्ल का चयन करना पड़ेगा। भाई जो मेरे पास इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट में, ऐसे इन्वायरमेंट में कौन से टाइप के पक्षी जो वो रह सकते हैं, तो वैसे नस्ल का मुझे चयन करना पड़ेगा, मुझे वैसी नस्ल लेके आनी पड़ेगी। उसके बाद में उनकी अच्छी देखभाल करनी पड़ेगी, पूरा प्रॉपर घर बनाना पड़ेगा और उनकी अच्छी देखभाल करनी पड़ेगी। चारे की गुणवत्ता तथा मात्रा, उनको चारा यहाँ पर नहीं आएगा, खाने की गुणवत्ता है ना, इनको चारा नहीं दिया जाता, खाना दिया जाता है ना। खाने की गुणवत्ता कैसी है, मात्रा कैसी है, वो सारी चीजें अपन को करनी पड़ेगी, है ना। कितनी मात्रा में उनको देना चाहिए। सफाई तथा स्वास्थ्य, सफाई का भी ध्यान रखना है, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, आसपास सफाई रखनी है वहां पर, ठीक है। और अगर एक को भी किसी को दिक्कत आए तो डॉक्टर को बुला के चेक करवाना है। पशु चिकित्सक द्वारा नियमित इनकी जांच होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है डेयरी फार्म मैनेजमेंट के अंदर पढ़ के तो वही सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। अब बात करेंगे यहाँ पर कुछ देसी नस्ल है यार, कुछ देसी नस्ल है इसकी और कुछ है एक्सोटिक ब्रीड्स, जो विदेशी नस्ल है, ठीक है। विदेशी नस्ल लिख देता हूं, विदेशी, विदेशी नस्ल। किसकी नस्ल है, किसकी नस्लें हैं ये जो पोल्ट्री वाले ना, जो पक्षी, इनकी नस्लें हैं, है ना। एसील है, चितागोंग है, घासस है, बुसरा है, ठीक है। और जो विदेशी नस्ल कौन से, प्लाईमाउथ रोक, व्हाइट लेग हॉर्न, ये याद रखना है, व्हाइट लेग हॉर्न है ना, ये याद रख लेना। और रोड आइलैंड, ये मतलब ऐसे पूछा नहीं जाएगा यार, पूछा नहीं जाएगा, बस आपको बता रहा हूँ, चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो बता रहा हूँ, बाकी यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ से ना। अब बात करें पोल्ट्री डिजीज कौन सी है, ये पक्षियों के अंदर डिजीज फैल जाती है, ये जो पक्षियों की जो पालन करते हैं, जो मुर्गी फार्म हो गया, इनकी जो अपन फार्म बनाते हैं, इनके अंदर बहुत सारी बीमारियां फैल जाती हैं। वो बीमारियां कौन से, वायरल डिजीजेस फैलती हैं, रानीखेत डिजीज, फोल पॉक्स, बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू तो अभी खूब चला था, बर्ड फ्लू। और बर्ड फ्लू के कारण क्या है, बहुत सारे जो पक्षी हैं वो मर गए, बहुत सारे जो मुर्गी फार्म वगैरह थे ये बर्बाद हो गए, ठीक है, क्योंकि सारी जो बर्ड्स हैं वो मर गई। एक को भी हो जाए तो फिर उस एरिया के अंदर जितने भी थे सबको बाहर फेंकना पड़ता है, ठीक है, वरना वो पूरे फार्म को खराब कर दें। तो उसमें बहुत सारे बर्बाद हुए और इस
फ्लू के कारण बहुत सारे लोग जो हैं वो डर रहे थे, उनको ना तो उन्होंने अंडे खरीदे ना उन्होंने मीट के लिए खरीदा। तो ये जो फार्म जो है ना, पोल्ट्री फार्म, ये जो इंडस्ट्री है ये ऑलमोस्ट बर्बाद हो गई थी, ये जो बर्ड फ्लू फैला। ठीक है, तो ये अपन ने बात कर ली यार, डेयरी फार्म मैनेजमेंट की बात कर ली, बर्ड फ्लू की बात कर ली, सारी बातें कर ली। इससे आगे पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। चैप्टर कैसा लगा? बहुत ही आसान चैप्टर यार, नॉर्मल बातें हैं जो अपने देखते हैं अपनी आसपास की नॉर्मल लाइफ के अंदर, वही सारी बातें हैं। चैप्टर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। फिजिक्स वाली भी बता देना बात, और वीडियो पसंद है लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो।